एनडीटीवी कार्निवाल में अब हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। हेमंत जी, पहला सवाल, क्योंकि एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल है, हम पूरे देश में घूम रहे हैं, हम चुनाव की फिजा जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये, बीजेपी कहती है अब की बार 400 पार, ये बीजेपी के लिए कितना मुश्किल आपके हिसाब से? कि बीजेपी की जहां तक बात की जाए तो बीजेपी तो हो सकता है 800 पार भी कह दे, वो पाकिस्तान बांग्लादेश को भी जोड़ ले कहीं। सिर्फ नारा देना एक मुझे नहीं लगता वो होना चाहिए। ये निर्णय जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बीजेपी इतने बार बार इस चीज़ को कहती है तो ऐसा लगता है जैसे या तो उन्हें जनता से निर्णय छीन चुका है या उनको पहले ही भविष्य का आभास हो चुका है। जबकि ये निर्णय उनको ये जरूर कह सकते हैं कि अब की बार हम चाहते हैं 400 पार करवा के दे जनता से, ये ठीक है, यहाँ पे कम से कम घमंड नहीं झलकता। लेकिन चैलेंज करके कह देना आपकी बार 400 पार, तो ये एक चैलेंज है जनता को भी। तो मैं समझता हूँ जनता खुद इस चीज़ को समझे और जनता को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि देश में इस समय महंगाई, बेरोजगारी और बाकी चीज़ों का जो बीजेपी ने वायदे किए पिछले 10 वर्षों में क्या आलम है, कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए, उन सब पे विचार और मंथन करने के बाद अपना बहुमूल्य वोट देना चाहिए। तो इसलिए मैं इस नारे को उनके घमंड से जोड़ते हुए जनता के ऊपर निर्णय छोड़ता हूँ। एक सवाल आपसे कटारे होने के नाते मुझे पूछना है, और वो ये है कि विधानसभा के तो नतीजे जो आए सो आए, उसके बाद कांग्रेस ने जो समीकरण बनाने की कोशिश की उसमें उमंग सिंघार को प्रमोट किया गया, फिर जीतू पटवारी ओबीसी, फिर सत्यदेव कटारे को दिया गया क्योंकि वहां से फिर राजेंद्र शुक्ल आ गए थे। तो वो हेमंत कटारे, तो वहां से मुझे पिताजी की याद आए थे आपके, और मेरे ख्याल से मुझे शायद आपको गर्व भी हो रहा होगा उस पर। तो जब राजेंद्र शुक्ल का नाम वहां से आ जाता है कि वहां से ब्राह्मण को आगे बढ़ाया गया, तो फिर हेमंत कटारे को भी आगे बढ़ाइए, आप एक युवा को आगे बढ़ाइए। ये समीकरण कहां आपको फिट बैठते दिखते हैं इस चुनाव में 24 में? मुझे लगता है कांग्रेस ने जो निर्णय लिए हैं इसमें बीजेपी को देख के नहीं लिए। मैं इतनी सी बात से आपसे बस असहमत हूँ। बाकी आपको मेरे स्वर्गीय पिताजी की याद आई मुझसे इंटरव्यू करते हुए, मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज मैं जहाँ भी जिस भी स्थान पर हूँ मैं अपने स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से हूँ और आगे भी जो स्थान प्राप्त करूँगा वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से करूँगा। रही बात अब उन्होंने राजेंद्र शुक्ल जी को बनाया या अभी मेरे से पूर्व में प्रहलाद पटेल जी भी इंटरव्यू दे रहे थे, किसको क्या पद दिया मैं उस पर तो नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीनियरों की अनदेखी करी। शिवराज सिंह चौहान साहब के नाम पे चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं उनको दूल्हा बना करके घुमाया, पूरी बारात निकाली, जब विवाह आया तो देखा कि दूल्हा तो कोई और ही निकला, उसके बाद तो धोखा हुआ कहीं ना कहीं। अगर मुख्यमंत्री बदलना था तो पहले ही बता देते कि शिवराज सिंह जी फेस नहीं है, तो जनता फिर अपने हिसाब से वोट देती। अच्छा, एक सवाल, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप अगर आज विधानसभा में हैं और करीब करीब उपनेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कटारे साहब थे, तो आपने जो कहा कि आप पिताजी की वजह से हैं, इसी को बीजेपी कहती यही परिवारवाद है कि कटारे जी का लड़का ही क्यों उपनेता प्रतिपक्ष? इसका भी मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहूंगा। आरोप लगाने वालों को पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। जब बीजेपी बात कर रही है तो ऊपर से ही शुरू किया जाए। बात करते अमित शाह जी, उनके सुपुत्र की क्या योग्यता थी कि वो क्रिकेट काउंसिल में इतनी टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं? कोई योग्यता थी तो आनी चाहिए सामने। राजनाथ सिंह जी 3rd नंबर के लीडर हैं, उनके सुपुत्र की क्या योग्यता है? ये मैं नेशनली बात कर रहा हूं। अब आप अंदर आ जाइए, प्रदेश में आ जाइए। प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे उनके दोनों सुपुत्र राजनीति में सक्रिय हैं। जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रहलाद पटेल जी के भी परिवार में लोग राजनीति में सक्रिय रहे। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि किसी का नाम लेना मुझे नहीं लगता राजनीति में बहुत अच्छा उदाहरण रहेगा, लेकिन जब आप इतने स्पेसिफिक उदाहरण दे रहे हैं लोग समझ रहे हैं। हाँ, समझ सब रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं कोई नॉमिनेटेड नहीं हूँ। जब मैं विधायक बन के आया मुझे किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, मैं जनता के बीच में गया, चुनाव लड़ा, और इनका एक कद्दावर मंत्री था, उसका नाम भी ले देता हूं, अरविंद सिंह भदौरिया, जिसको जो अपने आप को कद्दावर कहते थे, 20,000 के ऊपर हरा के आया हूं मैं उनको। तो अगर मैं 20,000 से ऊपर हरा रहा हूं तो मैं जनता के बीच में डायरेक्ट बैठ के आया ना। ये जनता का आदेश है और जनादेश का पालन अगर कोई नहीं करता, अपमान करता है, तो फिर ये उनकी कमी है। और जब वो खुद वही चीज कर रहे हैं तो उनको ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। आपने एक बात कही, आपने कहा कि दूल्हा किसी को बताया, सरकार किसी की बन गई, मुख्यमंत्री कौन बना। एग्जैक्ट यही बात बीजेपी कहती थी तब
जबकि 18 में आपकी सरकार बनी थी। वो कहते थे चुनाव प्रबंधी समिति, उसके अलावा मैनिफेस्टो समिति वो सिंधिया के खाते में, और बता रहे हैं कि सिंधिया सीएम बनेंगे, फिर कमलनाथ सीएम बन जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस टूट जाती है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि सिंधिया जी को फेस डिक्लेयर किया और सिर्फ एमपी में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी लोग यही कहते हैं कि बताया टीएस सिंह देव को था, बने भूपेश बघेल। जैसा कि आप कह रहे हैं, यहाँ के लिए तो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको अकेले को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। सारे नेताओं के पास, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, तीनों को बराबर की जिम्मेदारी दी थी और तीनों को एक एक विभाग बांटा गया था। इसके बाद जब चुनाव के परिणाम आए तब बाकायदा विधायकों की बैठक ली गई थी। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, जो हमारे सारे एमएलए से उनसे सबसे ओपिनियन लिया गया, सबसे 1 to 1। मैं तो उस समय था नहीं, एमएलए नहीं था मैं, लेकिन मुझे मालूम है मेरे मित्र एमएलए बन के गए, सबसे 1 to 1 पूछा गया। केंद्रीय नेतृत्व ने, उनका एक प्रतिनिधि मंडल आया, सबसे पूछा, और जिसके साथ सबसे ज्यादा संख्या थी, यही मुझे लगता है सबसे लोकतांत्रिक तरीका है किसी को बनाने का, और सबसे ज्यादा एमएलए जो थे या कार्यकर्ता जो थे वो कमलनाथ जी के पक्ष, सिंधिया जी के समय थे लोग, लेकिन सबसे ज्यादा कमलनाथ जी के साथ थे, और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व में कमलनाथ जी को बढ़ाया। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे, मध्य प्रदेश में अब की बार 29 में से कितने, और चूंकि आप खुद ग्वालियर चंबल से आते हैं और वहां की गुना से खुद सिंधिया खड़े हुए हैं, तो ग्वालियर चंबल से कितने? ग्वालियर चंबल से मैं समझता हूं कि सारी सीटों पे बहुत अच्छी फाइट है, और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मंच से कह रहा हूं, ग्वालियर, भिंड, गुना, राजगढ़ पे भी चले जाते हैं, और आगे दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां ये मैं अपने बेल्ट की बात कर रहा हूं, तो इन सभी सीटों पे कांग्रेस बहुत मजबूत है आज की तारीख में। मैं ये कह दूं, पांचों की पांचों जीत रही है। मजबूत है कि कांटा इधर कांग्रेस की तरफ आ जाए? बिल्कुल, कांग्रेस कांटा जो है वो थोड़ा सा कांग्रेस की साइड ही झुक रहा है, और मैं ये कह दूं पांचों जीत रही है तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं 5 में से 4 हम जीतने की बिल्कुल कगार पर हैं, और जीतना चाहिए, उस बेल्ट की बात कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद है आपका हेमंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा हेमंत कटारे जी जुड़े हुए थे, उनसे हमने बात की सियासी फिजा को लेके, आबो हवा को लेके, और उनका दावा यह है कि कम से कम ग्वालियर चंबल में मजबूत टक्कर कांग्रेस दे रही है बीजेपी को।